प्यारे बच्चों, लेक्चर नंबर 8 है चैप्टर नंबर 3 का। जल्दी से लगा देते हैं इसको भी, और इसके बाद 8 क्वेश्चन बचेंगे। चैप्टर नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ से, जिसमें हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है? हमसे कह रहा, ओ हो भाई मिट मत जा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? एक सही नहीं है, बाकी सब सही है। पहला, गैसों में ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है। बिल्कुल सही। अनुदैर्ध्य मतलब कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन की फॉर्म में चलती है। बिल्कुल सही है, ये वाली बात सही है। इसको मैं कहूँगा सही, बिल्कुल सही है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को पराश्रव्य, ओ हो यहाँ फंस गए। एक्चुअल में 20 हर्ट्ज से कम की, है ना, कम की तरंगें जो कहलाती हैं, तरंगें, वो उनका नाम है अपश्रव्य। अपश्रव्य, है ना, जिसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक होता है, सुपरसोनिक होता है और सोनिक होता है। उसको तो आप छोड़ो, ये आप अपश्रव्य हो जाएगा। मतलब ये ऑडिएबल वेव से नीचे आती हैं और अल्ट्रासाउंड से भी नीचे आती हैं। एक्चुअल में अल्ट्रासाउंड तो सबसे ऊपर पहुंच गई, वो पराश्रव्य हो गई। मैं अपश्रव्य की बात कर रहा हूँ भाई। अपश्रव्य मतलब आप समझ सकते हो, सिंपल सा, इनऑडिएबल वेव्स जिनको कहते हैं 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी वाली। तो ये आपके पास होगी अपश्रव्य। और अगर आप सोनिक, सुपरसोनिक और अल्ट्रासोनिक की बात करना चाह रहे हो तो उस हिसाब से भी आप समझोगे। तो सोनिक उसको बोलते हैं जो साउंड की स्पीड से चलता है, अल्ट्रासोनिक उसको बोलते हैं जो साउंड की स्पीड से ज़्यादा स्पीड चलता है, और सुपरसोनिक तो बहुत ही ज़्यादा स्पीड चलता है। वो स्पीड से चलने वाली डिवाइसेस के लिए है, जैसे कि आपका लड़ाकू विमान हो गए, एयरक्राफ्ट हो गए। लेकिन यहाँ पर साउंड की बात है। पराश्रव्य की बात कर रहा था। श्रव्य होती हैं, पराश्रव्य होती हैं, अपश्रव्य होती हैं। पराश्रव्य का मतलब होता है अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासाउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी पराश्रव्य की जो होती है, एक्चुअल में पराश्रव्य की जो होती है वो 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। और श्रव्य की जो होती है, जिसको हम ऑडिएबल वेव्स कहते हैं, वो होती है 20 हर्ट्ज। और अपश्रव्य की जो होती है वो 20 हर्ट्ज से कम वाली वेव्स को आप कहते हो अपश्रव्य वाली वेव्स। तो ये वाली बात आपने समझ ली। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20। ये झूठ है। इन्होंने कह रखा था कि 20 हर्ट्ज से कम वाली को, भाई कम वाली को बोलते हैं अपश्रव्य, अपश्रव्य, है ना। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। चलो तसल्ली से समझ लो ऐसे ही। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में होता है? रात्रि दृष्टि उपकरण में जो उपयोग होती है वो होती हैं अवरक्त तरंग, जिसको आप बोलते हो इंट्रा, हाँ साउंड आ रही है मेरी, एक्चुअल में जिनको आप बोलते हो इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन का मतलब हो गया अवरक्त तरंग है। अवरक्त तरंगों का एक उपयोग तो ये है कि हम रात्रि में अपने विज़न क्लियर करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। दूसरी बात ये है कि ये हीट वेव्स भी कहलाती हैं। अगर आपको जाड़ों के दिनों में फ़ोटोग्राफ्स लेने हैं तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं। ये हीट रेडिएशन भी है और ये आपको रात्रि में एक विज़न भी देंगी। आपको पता है सनलाइट की अगर बात करें, सनलाइट के जो विजिबल स्पेक्ट्रम है उसके जस्ट आगे वाला जो स्पेक्ट्रम है जो हमें विजिबल नहीं होता, उसमें आपको इंफ्रारेड रेडिएशन देखने के लिए मिल जाती हैं। तो निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में होता है? तो वो है अवरक्त, जिसको बोलते हैं इंफ्रारेड। ठीक है भाई, इसकी फ्रीक्वेंसी कभी मौका मिलेगा तो उनका भी याद करा देंगे। निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होती है? जब भी सबसे अधिक का नाम आ जाए तो आप ठोस तलाश करोगे। क्या तलाश करोगे? ठोस। कि कोई ऐसा पदार्थ मिल जाए जो बहुत ज़्यादा ठोस है, उसके अंदर ही सबसे ज़्यादा होगी। तो फिलहाल इन तीनों ऑप्शन जो है, बाकी इसमें तो आपको ठोस नहीं मिला, सिर्फ ठोस मिला डी के अंदर। तो IAS ने पूछा था, एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड है तो वायुयान की चाल कितनी होगी? आपको पता है कि अगर 332 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है कोई भी प्लेन, तो उसका मतलब ये होता है कि वो 1 मैक से दौड़ रहा है। अगर 332 के डबल स्पीड से दौड़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो 2 मैक से दौड़ रहा है। अगर वो 332 के ट्रिपल से दौड़ेगा, मतलब साउंड स्पीड से ट्रिपल गुना स्पीड से मूव करेगा, तो उसका जो मैक कहलाएगा वो कहलाएगा 3 मैक। तो एक्चुअली जो मैक की डेफिनेशन होती है वो यही होती है
कि ऑब्जेक्ट की स्पीड एयर के अंदर अपॉन साउंड की स्पीड। तो फिलहाल यहाँ पर 2 मैक दे रखा है। 2 मैक का मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो साउंड की स्पीड का जस्ट डबल स्पीड से मूव कर रहा है। तो जल्दी से आप इसका डबल कर दो और आपका आंसर आपके हाथ में। 332 का डबल करोगे तो 664 मीटर प्रति सेकंड, ये इसका आंसर हो जाएगा। हालांकि आप फॉर्मूला लगा के भी सोल्व कर सकते हैं, कोई टफ नहीं है। लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? लोहे के अंदर। बता रखा, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे आप ठोस तलाश करो। एक जैव पद्धति बायोलॉजिकल है ना, मेडिकल के अंदर इस्तेमाल होती है, मेडिकल फिनोमेनाज में इसका इस्तेमाल होता है, जिसमें पराश्रव्य, देखो पराश्रव्य का मतलब क्या, अल्ट्रासोनिक वेव का इस्तेमाल करते हो, अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हो। तो अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल किस में करते हैं? वो है सोनोग्राफी। सोनोग्राफी के अंदर आप अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हो। एक्चुअल में अल्ट्रासाउंड का दूसरा नाम सोनोग्राफी है, जिसमें आप हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव इस्तेमाल करते हो। कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती? शून्य का मतलब ये है शून्य ग्रेविटी, और जहाँ पर शून्य ग्रेविटी होगी वहाँ पर आपको पता ही है ना, एटमॉस्फेयर नहीं होगा, है ना, माध्यम नहीं होगा, हवा नहीं होगी। जब हवा नहीं होगी तो साउंड वेव नहीं गति कर पाएगी। तो कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं करती? वो है ध्वनि तरंगें। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी चल जाती हैं, जिसको रोशनी कहते हो, और लाइट के पास, लाइट का खुद का नेचर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, और ऊष्मा जो है हीट, ये भी है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में आगे को मूव कर जाती है। तो बस ध्वनि ही है जिसको माध्यम चाहिए, और बिना माध्यम के ये मूव नहीं कर सकती। अगला क्वेश्चन है जो कि ईजी है, हमसे कह रहा है कि अगर आपके पास वायु है, जल है और इस्पात है, तो ध्वनि का वेग बताओ इसमें से कौन से ऑर्डर का होगा? सबसे पहली बात तो इस्पात, जिसको स्टील बोलते हैं, स्टील के अंदर मैंने बताया था आपको 5500 मीटर पर सेकंड तक स्पीड पहुंच जाती है। तो सबसे ज़्यादा आपको स्टील के अंदर मिलेगी। तो स्टील वाला देख लो कहाँ है सबसे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा स्टील देखो ये है, स्टील में सबसे ज़्यादा, तो जिसके अंदर सबसे ज़्यादा है वो है स्टील, और स्टील ही पहले नंबर पर दिखाई देगी। तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा। ये आपकी कॉम्पिटिटिव अप्रोच है, आप इससे ही पता लगा कर डायरेक्ट आप अगले क्वेश्चन की तरफ चले जाओगे, और बाकी पे ध्यान नहीं लगाओगे, क्योंकि स्टील सबसे ज़्यादा कहीं और नहीं दिखा रखा। यहाँ एयर दिखा रखा जो कि गलत है, यहाँ पर वाटर दिखा रखा जो कि गलत है, यहाँ पर भी एयर दिखा रखा जो कि गलत है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट इस लेक्चर का। ध्वनि तरंगें किस माध्यम में नहीं चल सकती? बताओ कहाँ नहीं चल सकती? सिर्फ निर्वात के अंदर। निर्वात के अंदर जो होता है ना, एक्चुअल में माध्यम ही नहीं होता है, हवा नहीं होती है, पार्टिकल्स नहीं होते हैं एयर के, जब नहीं होते हैं तो वहाँ नहीं चल सकती। साउंड के लिए माध्यम का होना बहुत जरूरी। अगला, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है वो है सोनार। क्योंकि सोनार की अगर आप फुल फॉर्म देखोगे, सोनार तो ये है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। नेविगेशन के लिए इस्तेमाल होता है और रेंजिंग के लिए। नेविगेशन और रेंजिंग का मतलब आपको समझ में आता है, रिजु रेखन के लिए। नेविगेशन का मतलब क्या होगी आपको? पहचान तथा रिजु रेखन के लिए जो प्रयोग होता है वो है सोनार। सोनार की एक्चुअल में ये नाम है, पहचान तथा रिजु रेखन। रेंजिंग का मतलब रिजु रेखन, तो सोनार इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा लेक्चर खत्म हो गया बहुत जल्दी से। इसके अंदर इतने ही क्वेश्चन थे, सेकेंड लास्ट था ये लेक्चर। इसके बाद लास्ट लेक्चर की बात करेंगे जो कि इससे भी बहुत ज़्यादा छोटा है।